इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। डू यू नो दैट आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री? आपको पता है हमारी अर्थ की भी एक हिस्ट्री है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अर्थ और इसमें जो लैंडफॉर्म्स मिलते हैं उनको इवॉल्व होने में काफ़ी लंबा समय लगा है। Current estimation shows that the Earth is approximately 460 million year old. जो करंट एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी अर्थ की एज 460 मिलियन यानी कि 46 करोड़ ईयर्स के लगभग है। ओवर दिस लॉन्ग ईयर्स इट हैज़ अंडरगॉन many changes brought about primarily by एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और इन सभी सालों में हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस के थ्रू गई है, जिसका मेन रीजन एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों ही हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से जनरेट होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करते हैं। These forces have played a significant role in giving shape to various surface and subsurface features of the earth. और इन फोर्सेस ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है अर्थ सरफेस पे जितने भी स्ट्रक्चर है उनको शेप देने में। डू यू नो दैट इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलियन ऑफ द ईयर्स अगो? क्या आपको पता है जो हमारी इंडियन प्लेट है वो पहले इक्वेटर के साउथ में थी? And do you know that it was much larger in size and the Australian plate was a part of it? और आपको पता है क्या ये अभी जितना इसका साइज है इससे पहले काफी बड़ी थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसका एक पार्ट था। Over million of years, this plate broke into many parts and the Australian plate moved toward the southeastern direction and Indian plate to the north. और कई मिलियन साल पहले ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये टूट गई थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करी और इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करने लगी। कैन यू मैप द डिफरेंट फेजेस इन द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट? क्या आप इंडियन प्लेट के मूवमेंट के डिफरेंट फेजेस को मैप कर सकते हैं? तो इसको हम मैप की हेल्प से देख लेते हैं। कई मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ जो है इसके जितने भी लैंड मास है ये एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे जिसको हम पेंजिया बोलते हैं। फिर ये पेंजिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, गोंडवाना लैंड्स एंड लॉरेशिया। जो हमारा इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। आफ्टर दैट ये जो लैंड मास है ये फर्दर ब्रेक हुआ और जो इंडिया है ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और अभी जो करंट पोजीशन है यहाँ तक पहुंच गया। लाइक दिस गोंडवाना लैंड से ब्रेक होने के बाद इंडिया का नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा गया। और अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले एक ही थी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये एरिया पहले पूरा एक ही था और अभी ये यहाँ से बीच से ब्रेक हो गया है। दिस पार्ट इज इंडियन प्लेट एंड दिस पार्ट इज नाउ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। It is primarily through the interplay of these endogenic and exogenic forces and lateral movements of the plates that the present geological structure and geomorphologic processes active in the Indian subcontinent came into existence. So जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में करंटली जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस हो रहे हैं और जो यहाँ का प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस और जो प्लेट्स का मूवमेंट है ये इन सब का प्राइमरी कॉज है। बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इंडिया को 3 जियोलॉजिकल डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। दीज geological region broadly follows the physical features: the peninsular block, the Himalayan and the other peninsular mountains, Indo-Ganga Brahmaputra plain. Okay, now the peninsular block.
The northern boundary of the peninsular block may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of Aravalli Range near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and the Ganga Delta. यहाँ पे बेसिकली पेनिनसुलर ब्लॉक का एक्सपेंशन बताया है. इसको हम मैप की हेल्प से देखते हैं. इस मैप में जो ये शेडेड पोर्शन है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है. इसके वेस्ट में अरावली रेंजेस सिचुएटेड हैं. ये एरिया राजमहल हिल्स है एंड दिस इज गंगा डेल्टा. अपार्ट फ्रॉम दीज द किर्बी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू in the west are also extension of this block. So यहाँ पे किर्बी अलोंग असम की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिकिर हिल्स मिलते हैं एंड दिस एरिया इज मिकिर हिल्स एंड दीज आर गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स. और ये चारों जो हैं ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है एंड मेघालय प्लेट्यू इज द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया. सो जो इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक है इसके वेस्ट में अरावली रेंजेस रन कर रही हैं और फिर ये गंगा और यमुना नदी के पैरेलल होते हुए यहाँ पे राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा तक इसका एक्सपेंशन है. फर्दर एक्सपेंशन इसका हमारा नॉर्थ ईस्ट में है जहाँ पर मेघालय प्लेट्यू इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है. ओके. Now the northeastern part are separated by the Malda Fault in West Bengal from Chota Nagpur Plateau. और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मेघालय प्लेट्यू वाला ये जो वेस्ट बंगाल में एक फॉल्ट है मालदा फॉल्ट. ये फॉल्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोटा नागपुर प्लेट्यू या पेनिनसुलर ब्लॉक से सेपरेट करता है. इन राजस्थान द डेजर्ट एंड other desert like feature overlay this block. और राजस्थान में डेजर्ट और डेजर्ट लाइक कुछ फीचर्स इस ब्लॉक को कवर करते हैं. द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड essentially by a great complex of very ancient gneisses and granite which constitutes a major part of it. पेनिनसुला काफी एंशियंट नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है. Since the Cambrian period, the peninsula has been standing like a rigid block with the exception of some of its western coasts which is submerged beneath the sea and some other part changed due to tectonic activity without affecting the original basement. So Cambrian period से peninsular block में कोई changes नहीं आया है except some exceptions that कि जो इसका वेस्ट कोस्ट है इसका कुछ पार्ट सी के अंदर सबमर्ज हो गया है और थोड़ी बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण छोटे मोटे चेंजेस आए हैं लेकिन जो ओरिजिनल इसका बेसमेंट है वो वैसे का वैसा ही है. एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में काफी वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग भी हुए हैं. द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी and Satpura block mountains are some example of it. So जो रिफ्ट वैली है नर्मदा, तापी और महानदी की और जो सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है ये इस वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं. The peninsula mostly consists of relics and residual mountains like Aravalli, Nallamala Hills, Javadi Hills, Valikonda Hills, the Palkonda Hills and the Mahindkari Hills etc. The river valleys here are shallow with low gradients. Peninsular block में mostly residual mountains मिलते हैं, ठीक है, like Aravallis. और यहाँ पे जो रिवर वैली है वो शैलो और लो ग्रेडियंट यानी कि उनकी विड्थ भी कम होती है और वो गहरी भी कम होती हैं. Now most of the east flowing rivers form deltas before entering into the Bay of Bengal. The delta formed by the Mahanadi, the Krishna
द कावेरी एंड द गोदावरी आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। पेनिनसुलर इंडिया की मोस्टली रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं बिकॉज इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। और यहाँ की जो मेन रिवर्स हैं लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टास बनाती हैं। बट नर्मदा और तापी नदियाँ ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं बिकॉज ये रिफ्ट वैली में से फ्लो कर रही हैं। ओके, नाउ द हिमालय एंड द other peninsular mountains. The Himalayas along with other peninsular mountains are young, weak and flexible in geological structure unlike the rigid and stable peninsular block. Consequently, they are still subject to interplay of exogenic and endogenic forces resulting in the development of faults, folds and thrust plains. Faults से रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। इसमें लैंडमास वर्टिकल मूवमेंट करते हैं और एक लैंडमास सबमर्ज हो जाता है, उसके एडजेसेंट जो लैंडमासेस हैं वो अपराइज करते हैं। तो जो बीच वाला ये पार्ट है इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं और जो ये एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं इनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। फोल्ड्स की वजह से फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। ये जो है कंप्रेशन फोर्स की वजह से बनते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कंप्रेशन फोर्स पड़ता है और उसकी वजह से जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बनता है उसको फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। लाइक हिमालयाज आर द फोल्डेड माउंटेन्स। थ्रस्ट प्लेन्स भी कंप्रेशन फोर्स की वजह से बनते हैं बट इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ओल्डर रॉक्स जो है वो यंगर रॉक्स के ऊपर आ जाती लाइक दिस और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसमें ये ओल्डर रॉक्स जो हैं वो यंगर रॉक्स के ऊपर ऐसे आ जाती हैं। These mountains are tectonic in origin, dissected by fast-flowing rivers which are in their youthful stage. और जो ये माउंटेन्स हैं रिवर्स के द्वारा बीच में से डाइसेक्ट कर दी गई हैं, जो रिवर्स अभी भी अपने यूथफुल स्टेज में हैं और इनसे भी काफ़ी लैंडफॉर्म्स बनते हैं लाइक गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। दिस इज गॉर्ज। इसमें क्या होता है, रिवर जब माउंटेन्स के बीच में से फ्लो करती है तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होता है और वर्टिकली भी इसके स्लोप्स जो है ये स्टीप होते हैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। दिस इज वैली। यहाँ पे इनका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जो स्लोप्स हैं वो स्लांट होते हैं। रैपिड्स क्या होता है, जब रिवर के फ्लो में रॉक्स या स्टोन्स की वजह से ऐसे वेव्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको रैपिड बोलते हैं लाइक दिस। ये रैपिड्स है और ये सभी लैंडफॉर्म्स गॉर्जेस, वी शेप वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल्स ये रिवर के यंग स्टेज को दर्शाते हैं। नाउ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया comprises the plains formed by river Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Originally, it was a geosynclinal depression which attained its maximum development during the third phase of Himalayan mountain formation approximately about 64 million years ago. जो ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं ये ओरिजिनली एक जियोसिंक्लाइन थे। जियोसिंक्लाइन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। और इनका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है ये हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन के थर्ड फेज में हुआ है। नाउ व्हाट इज जियोसिंक्लाइन? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बीच में एक डिप्रेशन बन जाती है जिसमें दोनों साइड से जो रिवर्स है लाकर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, तो इसी डिप्रेशन को जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। सो होता क्या है, जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बीच में एक डिप्रेशन बनता है और दोनों साइड की रिवर्स यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं और जब ये एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही है तो इनके बीच में एक फोर्स भी डेवलप हो रहा होगा। तो वो फोर्स कौन सा है, वो है कंप्रेशन फोर्स जो इन सेडिमेंट्स पे पड़ रहा है। तो इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये सेडिमेंट्स आपस में कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं
और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। अब जो डिप्रेशन था उसकी जगह पे माउंटेन्स बिल्डअप हो गए, बट जो रिवर है वो अभी भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही हैं। तो वो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं उनकी वजह से रिवर प्लेन्स बनते हैं। Since then, it has been gradually filled by sediments brought by Himalayan and peninsular rivers. Average depth of alluvial deposit in these plain ranges from 1000 to 2000 meters. और जो इन alluvial deposits की average depth है वो 1000 से 2000 meters तक की है। It is evident from the above discussion that there are significant variation among the different regions of India in terms of their geological structure, which has far-reaching impact upon other related aspects. अभी जो हमने ऊपर डिस्कशन किया उससे ये तो क्लियर है कि इंडिया के जो डिफरेंट रीजन है वहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी वेरिएशन है, और ये जो वेरिएशन है ये काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स में इंडिया को अफेक्ट भी करता है। वेरिएशन इन फिजियोग्राफी एंड रिलीफ्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दीज। The reliefs and physiography of India has been greatly influenced by geological and geomorphological process active in the Indian subcontinent. और जो इंडिया के रिलीफ्स है और फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी यानी कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वो इंडिया के जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट फिजियोग्राफी। इंडिया जो है 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ वन इज आइलैंड्स। और ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।